तो अगला प्रश्न है, ये पहले मैं थोड़ा बोल के बता दूंगा, और इसमें जो भी टेक्निकल शब्द है हर एक क्षेत्र में अलग अलग शब्दावलियां प्रयोग में आती है। कोर्ट कचहरी की अलग शब्दावलियां होती है, टेक्निकल जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं, बायोलॉजी के अपने अलग शब्द होते हैं, डॉक्टर की अपनी अलग भाषा होती है। तो ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम किताब है, इसमें से आपके पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो पत्रकारिता के अलग शब्द हैं, तो वो शब्द बीच में आते रहेंगे, तो उनका अर्थ बताता रहूंगा, तो इससे वो प्रश्न इजी हो जाएंगे। या कोई पंक्ति आएगी उसका भाव नहीं आएगा तो वो बता दूंगा, तो पढ़ते ही याद हो जाएंगे, सुनते ही, बाद में लिखवा भी दूंगा। तो वो शब्द इस तरह के होते हैं, आपको बताया हुआ डेडलाइन क्या है ना, इस तरह के। तो ये प्रश्न पहले देख लो आप। रेडियो के लिए समाचार लिखने की बुनियादी बातें क्या है, लिखवा बाद में दूंगा, पहले सुन लो आप। रेडियो के लिए समाचार लिखने की बुनियादी बातें। रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम क्या होता है? जिसको सुनते हैं। श्रव्य माध्यम इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। बस जैसे मैंने बताया था, अखबार लिखित भाषा का विस्तार होता है, वहां शब्दों का खेल है। रेडियो में ध्वनि का खेल है, टेलीविजन में दृश्य का खेल है ना। तो अखबार के लिए तो पाठक होते हैं, रेडियो के लिए श्रोता होते हैं, और टेलीविजन के लिए दर्शक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां रेडियो में क्या है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। प्रिंट माध्यम, अखबार आदि में तो फिर से पढ़ने की या शब्दार्थ हेतु शब्दकोश देखने का अवसर होता है, जबकि रेडियो में श्रोताओं को यह सुविधा नहीं होती, क्योंकि वहां लगातार समाचार चलते रहते हैं। अगर हमने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, या थोड़ा सा बीच में कोई काम किया, या थोड़ा सा बीच में चले गए, तो जब तक वापस आएंगे तब तक वो बुलेटिन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ इतना अवकाश नहीं होता, ऐसा करने पर बुलेटिन आगे निकल जाएगा। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ बुनियादी बातें रेडियो के लिए, अब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या क्या है। देखो, पहला, अब नंबर तो नहीं डालने, यूं तीर का निशान लगा लगा के आपको मैं पॉइंट से बना दूंगा, आप यूं लिखते जाना, ठीक है ना। तो पहला है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा एक बार है, हम लोग जब रेडियो में समाचार सुनते हैं या टेलीविजन में समाचार देखते हैं और सुनते हैं, तो हमें इतना ही दिखाई देता है कि वो समाचार बोल रहा है। वो बोल नहीं रहा, वो सामने पढ़ रहा होता है, और हमें दिखता नहीं, क्योंकि कैमरे का फोकस उस पर होता है जो बोल रहा होता है, तो हमें वो दिखता है, और हमें ये पता नहीं है कि वो पढ़ रहा है। उसको लिख कर दिया जाता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। पहले मैं छोटा था, मैं ही सोचता कि यही बोल रहा है, इसने सेट कर रखा है दिमाग में। ऐसा कुछ भी सेट नहीं कर रखा होता। कुछ कॉपियां तैयार की जाती है, वो वहां आगे होती है उसके, वो देखता रहता है, उसको देख देख के बोलता है, बस वो उसको देख कर बोलता है। वो एक पेज पढ़ दिया, वो हटा देते हैं, दूसरा पेज, तीसरा पेज, वो हटाता रहता है। समझाई बात है? पेजों पर लिखे होते हैं हर एक समाचार। पहले तैयारी की जाती है। शुरुआत कहां से हो जाती है? जो संवाददाता है ना, संवाददाता या रिपोर्टर, वो इधर उधर अपने जहां उसका एरिया है वहां से समाचार लाता है। संपादक उसमें काट छाट करके उसको छपने योग्य या बोलने योग्य ऐसा वो बना देता है, समाचार का रूप तैयार कर देता है। फिर जो समाचार बोलता है वो उसको पढ़ता है। यूं चलता है कार्यक्रम। तो हमारा प्रश्न ये है कि वो जो समाचार सुना रहा है हमें रेडियो में, जो सुना रहा है वो पढ़ रहा होता है दरअसल। तो वो जो पढ़ेगा तो उसके लिए कुछ लिख कर तो देना पड़ेगा ना। तो प्रश्न ये है कि रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है रेडियो के लिए समाचार लिखते समय। अगर हम पत्रकारिता से जुड़ जाएं और कोई नौकरी नहीं मिले तो हमें यही काम में रुचि हो और हमें यही काम सौंप दे, जिस काम में जिसको रुचि होती है ना वो क्षेत्र उसको दे दिया जाता है। उस क्षेत्र को बोलते हैं बीट। बताया होगा शायद मैंने पहले, बीट क्या है, नहीं बताया तो आगे नाम आएगा ये। और ये शब्दावली ही बताने के लिए मैं बोल रहा हूं, वरना ये सब कुछ तो किताबों में है, पर किताबों के क्या है, मुंह नहीं होता, वो बोलकर अभिव्यक्त करके नहीं समझा सकती, इसलिए बता रहा हूं। तो बीट एक कार्य क्षेत्र होता है। तो जो
बोलते हैं वो पहले पढ़ते होते हैं, तो पढ़ते समय कुछ लिखना पड़ता है और हमें वही क्षेत्र दे दिया जाए तो हम वो समाचार लिखेंगे कैसे? उसके लिए कुछ बातें हैं, देखते ही याद हो जाएगी, सुनते ही याद हो जाएगी। तो पहली बात है कि साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। जो वो बोल रहा है ना, वो कुछ पढ़ रहा होता है, तो वो जो पढ़ रहा है वो समाचार साफ सुथरे होने चाहिए, पहली बात। ध्यान रखें, रेडियो पर समाचार सुनने से पहले की जो प्रक्रिया है उसमें समाचार वाचक, समाचार बोलने वाला, समाचार वाचक, जैसे हमने बोलते हैं कथावाचक, कहीं जागरण हो रहा होता है ना तो कथा बांचते हैं, कथा बोलते हैं, कथा पढ़ते हैं, कथा सुनाता है, तो हम बोलते हैं उसको कथावाचक, समझ गए? तो जो समाचार वाचक है उसे पढ़ते हैं, जो लिखा होता है उसको। अतः कॉपी साफ सुथरी और सुपाठ्य, जिसको आराम से पढ़ा जाए, ऐसी होनी चाहिए ताकि समाचार वाचन के समय, समाचार बोलते समय अटकने का या गलत पढ़ने का खतरा न हो। साफ सुथरी कॉपी होगी ना तो फटाफट एक लय में समाचार आते हैं। कभी आपने रेडियो में सुना होगा तो, जैसे मैं बोलता हूं तो मैं बीच में रुक जाता हूं, है ना, लय नहीं बन पाती, बीच में अपने तरीके से अपने बोलचाल की भाषा में समझा देता हूं। वो इस तरह का उतार चढ़ाव नहीं करते, ना ही बीच में बोलचाल की भाषा प्रयोग में करते हैं, वो उसी लय में समाचार सुनाते हैं। तो अगर साफ सुथरा नहीं लिखा होगा तो फिर उसके अटकने का डर रहेगा ना, लय बिगड़ेगी ना, बीच में रुकावट आएगी ना। तो एक तो पॉइंट याद हो गया आपके कि जो लिखा होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए ताकि अटकने का या गलत पढ़ने का खतरा न हो। ऐसा होने से, अगर ऐसा हो गया, अटकने की बात आ गई, तो श्रोतागण यानी हम, जैसे हम समाचार सुन रहे रेडियो में, तो श्रोतागण भी भ्रमित होंगे और ध्यान बंटेगा। ये पहला था। और प्रवाह मतलब बहाव, लय ताल, वो भी टूटने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर हम कोई चीज बोलते जा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा अटक गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आपको सर थोड़ा सा इतना सा होते ही अर्थ बदल जाता है। हाँ, एक उदाहरण से, परिचित लाइन के एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे अगर वो पढ़ रहा है, अगर उसने यहां गैप लिया है, वो थोड़ा सा यहां अटक गया, उसे रोको, मत जाने दो, तो मतलब बिठाए रखो। अगर वो यहां अटक गया, उसे रोको मत, जाने दो, तो ये उतार चढ़ाव आते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। नहीं पड़ जाता क्या? उसे रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो, अलग अलग अर्थ निकल रहे ना। थोड़ा सा भी गच्चा खा दिया बीच में मैंने, थोड़ा सा भी मैं गैप ले आया कहीं भी, तो उसे भाव बदल जाता है ना, तो फिर वो समझने में दुविधा हो जाती है। तो जहां रुकना होता है वहां स्पष्ट यूं लगाना पड़ता है, तभी वो रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। समझ, यही बात है। और कई बार ऐसी पंक्तियों को हटाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि समाचार पढ़ने से वे अर्थ बाधित हो जाता है, तो दूसरा वाक्य लिखना पड़ता है, या साफ शब्दों में बिल्कुल सरल। समाचार हमेशा सरलतम रूप में तैयार किए जाते हैं, वहां अलंकारिक भाषा या किसी प्रकार की दुविधा छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि उनको समाचार देने होते हैं, कोई साहित्यकार बनाना नहीं होता, है ना। और उनको यह भी पता है कि मेरा जो समाचार है वो कॉलेज का प्रोफेसर भी सुन रहा है और कहीं मजदूरी करने वाला कम पढ़ा लिखा आदमी भी समाचार सुन रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर समाचार लिखे जाते हैं। समझाई बात है? ये पहला पॉइंट था, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। और ये भी आपके याद रह जाएगी दूसरी पॉइंट भी, क्या कि आप ऐसे लिखते ना अपने कॉपी में, है ना, यहां ऐसे लिखते ना, तो उसमें ट्रिपल स्पेस में, ट्रिपल स्पेस में यहां आपने लिख दिया ना बड़े बड़े अक्षरों में ना, बड़े बड़े अक्षरों में, तो फिर आप ये छोड़ करके यहां लिखोगे, स्पेस बीच में ट्रिपल आना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि वो फटाफट पढ़ा जाए। और अगर ये स्पेस नहीं देंगे, मैंने कल भी लिखाया था, स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, लिखाया था ना, ये स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे कोई किताब है, अब आप देखो, खुद ही अंदाजा लगा लो। जैसे मैं यहां से कोई लाइन पढ़ रहा हूं, ये तो फिर भी यहां से मैं कोई लाइन पढ़ रहा हूं और यहां अंत में आ गया, फिर वापस आऊंगा तो ये लाइन जल्दी से पकड़ में नहीं आएगी ना, ये थी, नहीं समझे? नजदीक से खुद पढ़े थे खुद के लिए, तब तो ध्यान में आ जाता है, लेकिन हमें तो दूसरों के लिए पढ़ना होता है ना, तो फिर वो लास्ट वाला लाइन, लास्ट कौन सा शब्द आप वापस आएंगे तो अटकेंगे नहीं क्या?
लय टूटेगी ना, लय, और लय टूटती है तो भाव भी टूट जाता है, लय टूटती है तो समाचार का भाव भी, हाँ। तो इसलिए ट्रिपल स्पेस में, ताकि वो लाइन वहां खत्म हुई सीधे नीचे लाइन में नजर आ जाए, नीचे वाली लाइन बिल्कुल पास पास होगी तो पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ट्रिपल स्पेस में लिखी जानी चाहिए। पहला था साफ सुथरा, दूसरा ट्रिपल स्पेस में। अब तीसरा पॉइंट देखो, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, ये समाचार के लिए जो लिखी है, इसमें ये जो लाइनिंग है मान लो, ठीक है, ट्रिपल स्पेस में होती है वो ऐसे यूं, ठीक है। तो यहां कुछ लिखा जा रहा है ना, तो वो यहां थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ता है, यहां भी थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ता है ना। समझाई बात? एक बात और अगली, एक लाइन यानी एक पंक्ति में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए, ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। 12-13 भी ज्यादा हो गए, अगर छोटी कॉपी है तो 10-1 शब्द, ठीक है ना, कम से कम। अगला पॉइंट पांचवा, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसको समझ लो। यहां है ना, यहां मैं लिखता जा रहा हूं, मुझे लिखना है महत्वपूर्ण, तो यहां आ गया महत्व। अब पूर्ण यहां लिखूंगा तो उसके बोलने में दिक्कत आ जाएगी। वो यहां तक बोलेगा इस योजना का महत्व पूर्ण, फिर इधर आगे पूर्ण बोलना पड़ेगा, तो बीच में गैप आया कि नहीं आया, है ना? तो बीच में अक्षर कटने, तो ये महत्वपूर्ण यहां आ जाना चाहिए एक साथ, नहीं तो क्या बोलेगा वो, इस योजना में महत्व पूर्ण बात यह है कि, तो बीच में इस योजना में महत्व पूर्ण बात यह है कि, ऐसे नहीं होगा। तो ये शब्द यहां कटे हुए नहीं होने चाहिए। एक लाइन में एक शब्द कटना, तो पूरे पेज पर वाक्य कटना नहीं चाहिए। यहां आधा वाक्य है, वो आधा बोलेगा और फिर पलटेगा, तो फिर वो इसी तरह का गैप वहां जाएगा। तो यहां जो बात है वो खत्म करो, नया वाक्य शुरू करना है ना, तो यहां नहीं, उस वाक्य को तोड़ो मत, अगले पेज पर करो वो। तो ये समाचार लिखने के लिए, रेडियो के लिए, समाचार लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये वाला प्रश्न है। याद हो रहा है बराबर? समझ में आ रही है? कुछ बातें याद रह जाएगी, नकल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसलिए बोल बोल के समझा रहा हूं, सुन लोगे तो ही काफी है। तो यहां अगली बात है, दोबारा बोल देता हूं इसको, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। कोई वाक्य, वो नई लाइन, नया वाक्य अगले पेज पर, ठीक है। यहां आधा सा छोड़ दिया वाक्य, फिर वो पेज पलटेगा तो गैप आया ना बीच में। और कभी आपने रेडियो में समाचार सुना होगा तो वो गैप ला ला करके बात नहीं करता, एक लय में पढ़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट, समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए। 3 बात बताई इसने। एक तो कठिन शब्द नहीं लिखना चाहिए, जैसे कोई आ गया इस तरह का कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, तो ये कुछ ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, सैकड़ों शब्द है ना। तो इस तरह के हार्ड शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसको बोलने में एक बार भी थोड़ी दिक्कत आ गई ना, तो फिर वो लय समाचार एक खिल्ली का पात्र बन जाता है। जो समाचार बोले ना, अपने खुद ही कह देंगे कि यार ये कहां से लाया है, बोले ही नहीं जा रहा इसे, खुद ही कह देंगे हम भी। तो हार्ड शब्द बीच में, संक्षिप्त अक्षर। संक्षिप्त अक्षर कैसे, जैसे संक्षिप्त अक्षर नहीं समझे क्या, जैसे अपने यूं करके छोड़ देते ना, भरत सारण, डॉक्टर भरत सारण, ठीक है, तो इसको हम डॉक्टर पढ़ जाएंगे ना। लेकिन बहुत जगह आता है, कभी आपने दुकानों पर देखा होगा, यूं करके कोई नाम आ जा भजनलाल है, तो कोई समझता नहीं। और शादी के कार्ड में आपने देखा होगा यूं लिखा जाता है ना, जो समाचार पढ़ रहे हैं ना रेडियो के लिए, तो उसके आगे इस तरह के आएंगे तो उनका उच्चारण नहीं कर पाएगा जल्दी से। अगर उसको पता है तो चलो डॉक्टर का, तो उसके मुंह से निकल जाएगा डॉक्टर, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा चर्चित हो गया, तो और शब्द पकड़ में नहीं आएंगे ना। तो संयुक्त अक्षर, संक्षिप्त अक्षर बोलते हैं इनको, संक्षिप्त अक्षर। किसी शब्द को छोटा कर देते हैं, किसी शब्द को, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी लिखो साफ लिखो। तो यहां इसकी बजाय क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, समझ गए? हाँ, संक्षिप्त करने वाली एक बात याद आ गई मेरे। बचपन में हमारे क्या है, कक्षा 6 में ABCD लगती थी, आजकल तो पहली में लग जाती है ABCD, पहले कक्षा 6 में लगती थी। 5 साल हिंदी पढ़ते थे,
तो कक्षा में 6 में लगती थी तो ABCD लगती थी पहले, फिर कैट, डॉग, है ना, डालडा, इस तरह के शब्द आते थे, कैमल, ये सीखते थे। तो मेरा बड़ा भाई कक्षा 6 में था, मैं शायद तीसरी में या चौथी में रहूंगा, तो उनके इंग्लिश लगी और पहली बार अंग्रेजी लगती थी ना 6ठी क्लास में, तो वो अंग्रेजी लिखते थे ना, यूं गुरुजी सिखाते थे ABCD, तो वो कहते अंग्रेजी आती मुझे, ठीक है। तो वो नाम लिखते थे तो उत्सुकता होती थी कि अंग्रेजी में मेरा नाम, तो मैंने भाई से कहा कि मेरा नाम अंग्रेजी में लिख के दिखा। तो उसने क्या किया, यूं लिख दिया, यूं लिख दिया और यूं कर दिया, भूप सिंह पूनिया। बोल ये तेरा नाम है? मैंने इसको याद कर लिया यूं कर करके, और मैं क्लास में गया, मैं कहा मुझे अंग्रेजी में नाम आता है मेरा, मैंने यूं लिख के दिखाया। तो बच्चों को हुआ, एक लड़का मेरे को कहता है यार मैं दोस्त हूं ना, एक तेरे भाई से पूछ के आना मेरा नाम भी। बोले महेंद्र। तो मैंने भाई को कहा, तो भाई ने यूं लिख के दे दिया। वो खुश हुआ कि मेरा तो छोटा सा नाम है, याद हो जी आपी, खुश हो गया वो कि मेरा तो छोटा सा ही नाम है, यूं ही करना है। समझ गए, ये संक्षिप्त करने का तरीका। तो यहां आपके जो रेडियो में समाचार पढ़ता है उसके लिए संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग है, उस शब्द को लिख ही देना चाहिए ताकि भ्रम न हो और लय ना टूटे, ठीक है। एक और इसने बात आई है, कलिष्ठ शब्द जो मैंने बता दिया, इस तरह का कर्तव्य निष्ठा या कोई और इस तरह का नहीं आना चाहिए बीच में जो बोलने में दुविधा हो। एक और इसने नाम दिया अंक। अंकों का भी एक जमीला रहता है, उसके लिए मैं थोड़ा बताऊं। देखो पहले शब्दों में, फिर अंकों में, और फिर शब्दों में यूं। कैसे, इसके लिए एक उदाहरण बता रहा हूं छोटा सा। आज माननीय मंत्री जी इस गांव में पधारे, पूर्ण विराम लगा दिया, और उसके बाद में लिखा एक योजना का उद्घाटन किया, एक योजना का उद्घाटन किया। तो फिर ये तो 11 दिख रहे हैं, तो ये लिखना नहीं चाहिए, यूं लिखना चाहिए एक योजना का। समझ गए क्या? तो जो छोटे अक्षर होते हैं ना, छोटी गिनती, उनको शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे 5 किलो लिखना है या 1 किलो लिखना है ना, तो वो एक पूर्ण विराम नहीं लगेगा, समझ गए, उसको बोलने में दिक्कत आएगी। तो लिख ही देना चाहिए 1 किलो, 1 किलो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, फिर जैसे अब डबल में आ गई, जैसे ये आ गया, तो ये इसको लिखना नहीं चाहिए 75, ये बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये देखते ही बोल देगा वो। तो फिर ये अंकों में लिखने चाहिए। अगर कोई है ना 75,000 रुपए खर्च किए, तो यहाँ 75,000 यूं लिखना चाहिए। और फिर अगर यूं आया 2,05,72 रुपए, तो 2,05,72 रुपए, इस तरह की कोई लंबी रकम है, कोई भी रकम मान लो, कोई भी इतनी लंबी रकम आ गई, तो ये नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यूं देखेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूं बोलेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना बोलने में। तो फिर ये क्या करेगा, उसको यूं लिखेगा 25 लाख। क्या लिखेगा? 25 लाख, है ना, 72,000, ठीक है, और 80 यूं लिख देना चाहिए। तो ये उसको इकाई, दहाई यूं नहीं करना पड़ेगा, अटकने का डर नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? और कई बार और बड़े आंकड़े होते हैं, कोई बड़ी योजना होती है, तो वहां जैसे ये काफी ऊपर चला गया ना, 26 के इर्द गिर्द हो गया, तो इसको 26 करोड़, लगभग 26 करोड़ रुपए लागत मूल्य, हो गया काम। समझ बात है? और अगर वो 26 है मान लो, और 26 से थोड़ा ही ऊपर है, तो उसको 26 ही मान लो, और आगे लगा दो लगभग 26 करोड़ या 26 अरब रुपए ये लागत मूल्य आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये दोबारा बोल रहा हूं, तीनों चीजें एक साथ है कि समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में, बोलने में कठिन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर छोटे करने वाले वो नहीं होने चाहिए, और अंक आदि नहीं लिखने चाहिए कम से कम, ठीक है। इन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगती है, चूंकि समाचार एक प्रवाह के साथ बोले जाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो जबान लड़खड़ाएगी। अब अगला पॉइंट, अंकों को लिखते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक के अंकों को तो शब्दों में लिखो,
1 से 10 तक। फिर 11 से लेकर 999 यहां तक आप उनको अंकों में लिखो, और इसके बाद फिर में लिखो, यह भी बताया मैंने। तो ये हम कौन से प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं? रेडियो में समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि जो समाचार बोल रहा है उसको दिक्कतें नहीं आए। अगला है, कोई प्रतिशत का निशान है ना, या कोई डॉलर का निशान है, या कोई रुपए का निशान है ना, तो ये नहीं लगाया जाना चाहिए, लिखना ही चाहिए। इसकी जगह लिख देना चाहिए डॉलर। ठीक है, कोई बतानी है कि इसका इतने डॉलर इसका वे आएगा, तो डॉलर या प्रतिशत लिख देना चाहिए, प्रतिशत। समझ में आ रही बात? क्योंकि जस्ट पूर्ण विराम के बाद में कोई ऐसा हो तो ये भ्रमित करने वाली होती है और जल्दी से पढ़ा नहीं जाता, फिर उसको अरे ये तो प्रतिशत का है ना, फिर वो अटकने का डर रहता है, जबान लड़खड़ाती है। तो लिख ही देना चाहिए प्रतिशत, ये निशान नहीं लगाने चाहिए। अब आप क्या अच्छी तरह याद हो रहा है, मुझे पता है सारी बातें। अब आप अगर कोई अच्छा बच्चा तो समझेगा कि हाँ नकल मारने की जरूरत नहीं होती, अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाए ना तो नकल की जरूरत नहीं होती, याद हो जाते हैं ये पढ़ते ही। तो इसने बताया प्रतिशत और डॉलर या रुपए जैसे चिन्हों का प्रयोग अखबार में तो चल जाता है, अखबार में तो चल जाता है, मगर रेडियो में ये वर्जित है, रेडियो में वर्जित है। इनकी जगह प्रतिशत, डॉलर, रुपए लिखा जाना चाहिए। अगला बिंदु, अत्यधिक आंकड़ों व संख्या के इस्तेमाल से बचना चाहिए, ज्यादा आंकड़े बार बार नहीं देने चाहिए। समझ बात? फिर है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं होती, बल्कि समाचार में ही गुंथी होती है, इसका ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार तो दिन में एक बार छपता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज रहता है। रेडियो में वो यूं बोलेगा आज शाम, आज सुबह, आज दोपहर, ये समाचार बोलने का फ्रेम रहता है समय के संदर्भ में। ऐसा समाचार पत्रों में नहीं होता। क्यों? और रेडियो में क्यों होता है ये आज सुबह, आज शाम? क्योंकि रेडियो में तो समाचार चलते रहते, तो फ्रेम ये रहेगा। ठीक है, इसी तरह संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है, उसी शब्द को लिखना चाहिए। जैसे डॉक्टर वाला तो चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं, वरना डॉक्टर पूरा ही लिखना चाहिए, वो उसकी प्रसिद्धि पर निर्भर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, टेलीविजन खबरों के लिए विभिन्न चरणों को समझाइए। ये थोड़ा प्रश्न इस प्रकार है कि टेलीविजन के लिए जो समाचार है उसके चरण कितने होते हैं, यानी किन किन चरणों से गुजरकर टेलीविजन वाले समाचार तैयार होते हैं। अब टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो अलग प्रश्न है, पर यह कह रहा है कि टेलीविजन के लिए जो समाचार है वो कितने चरणों में पूरे होते हैं, तो आपको जानकारी भी मिलेगी, रोचक जानकारी है। टेलीविजन आपके घरों में कमी है शायद, और रेडियो भी कमी है, तो इनकी जानकारी लोगे तो भी बहुत सारा बातें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो ये कह रहा है टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरणों को समझाइए, यानी कितने चरणों में, यानी कितनी प्रक्रियाओं से गुजरकर और टेलीविजन के समाचार तैयार होते हैं, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर। तो देखो, टेलीविजन में दृश्यों की अहमियत होती है, टेलीविजन में दृश्य होते हैं। टेलीविजन के लिए समाचार या आलेख, स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि समाचार के बोले जाने वाले शब्द दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल हो। यह बहुत बड़ी विशेषता है टेलीविजन के लिए। थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे कोई घटना के समाचार चल रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई आगजनी हो गई मान लो, तो वो आगजनी वाले पहले दिखा दिया दृश्य कि वहां आंधी के कारण या किसी अज्ञात कारणों के से और छपरे में आग लगी, तो वहां उसके बाद मंत्री जी का कोई दौरा हुआ मान लो, तो वो कह रहे हैं इसके बाद स्थानीय विधायक जी ने दौरा किया, वो सीन चल रहा है, वो आग वाला ही। अगर आग वाला बोल रहा है ना वो मुंह से, तो आग का पर्दे पर दिखना चाहिए, और मंत्री बोल दिया ना उसने कि मंत्री जी पधारे, तो मंत्री जी की तस्वीर आनी चाहिए। ये खास बात है, वो मुंह से तो कोई कुछ बोल रहा है और टेलीविजन पर पर्दे पर दिख कुछ हो रही है। तो ये बात बोली है मैंने,
समझ गए। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि समाचार के बोले जाने वाले शब्द दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल होने चाहिए, ये बोला है मैंने। टीवी के लिए समाचार लिखने की बुनियादी शर्त, मेन मुख्य शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। जैसे जैसे दृश्य आते जाएंगे वैसे वैसे उसके नीचे लिखा होना चाहिए। मंत्री का लिख रहा है तो मंत्री की तस्वीर दिखनी चाहिए, ठीक है। मोटे तौर पर टेलीविजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। टेलीविजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। शुरुआती हिस्सा वह होता है जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। जो टेलीविजन में समाचार बोला ना उसको न्यूज रीडर या एंकर बोलते हैं, ठीक है। तो वो मुख्य खबर पहले बोलता है। दूसरा हिस्सा वो होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित मुख्य दृश्य दिखाए जाते हैं। दो पार्ट में, दोबारा बता देता हूं, टेलीविजन में दो हिस्से। एक में तो जो न्यूज रीडर है, न्यूज पढ़ने वाला, एंकर बोल दो भले उसको, तो वो पहले मुख्य मुख्य खबरों को, मुख्य मुख्य समाचारों को बोलकर बताता रहता है, ठीक है। और तब तक दृश्य आ जाते हैं, फिर दृश्यों के साथ कुछ दिखाया जाता है। तो दो भागों में समाचार चलते हैं मुख्य तौर पर, ठीक है। हम प्रश्न क्या चुनकर लाए हैं कि कितने चरणों में और न्यूज तैयार होती है टेलीविजन वाली, कितने चरणों में। तो पहले तो ये दो भाग ऐसे बता दिए, अब सारे चरण बताएंगे। तो देखो आगे, अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। खबरें प्रस्तुत कैसे की जाती है रेडियो टीवी पर, तो उसकी बात करें तो टीवी में समाचार या सूचनाएं कई चरणों में से होकर दर्शक के पास पहुंचती है। तो वो चरण क्या है? पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, कभी आपने टीवी पर देखा होगा, वो समाचार चल रहे होते हैं, बीच में से ही बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है ब्रेकिंग न्यूज, है ना। ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, ब्रेकिंग न्यूज, ये नीचे आता रहता है ना। तो पहला पॉइंट है ये क्या कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले मुख्य खबर जो है वो कम से कम शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश के रूप में दर्शकों के सामने आ जाती है। टीवी में समाचार चलते रहते हैं और वो या कोई प्रोग्राम चलता रहता है तो बीच में वो ब्रेकिंग न्यूज दिखा देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, है ना। समझाई बात। दूसरा, ड्राई एंकर, नाम से ही पता चल रहा है ड्राई एंकर। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, ड्राई होता है सूखा, कि जब तक दृश्य नहीं आते तब तक वो एंकर खुद ही बोलता रहता है मुंह से बिना दृश्यों के, ठीक है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते तब तक एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता रहता है। एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। और रिपोर्टर कैसे पहुंचाएगा? फोन आदि के माध्यम से बताते हैं, वो जुड़े रहते हैं आपस में, जुड़े रहते हैं आपस में। वो बता देगा कि वहां ये हुआ, या रेल की का डिब्बा पटरियों से उतरा, जो भी है उसको खबर देनी वो देता रहेगा और वो एंकर बोलता रहेगा। और जैसे ही वो तस्वीर भेज देगा फिर वो समाचार तस्वीर के साथ चलने लगेंगे। फिर है एंकर विजुअल। ये क्या है? जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता रहता है फिर दृश्यों के साथ, तो उसको बोलते हैं एंकर विजुअल। फिर है एंकर बाइट। अब इसको भी समझ लो, इन पर एक एक नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। एंकर बाइट क्या है? एक एक नंबर का, एक एक लाइन का। और ये टेलीविजन में समाचार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनमें से होकर के पूरा समाचार तैयार होता है। तो एंकर बाइट क्या है? बाइट यानी कथन। बाइट यानी कथन। क्या होता है इसमें कि जो खबर दिखा रहा है रिपोर्टर जाता है ना, वो क्या करता है, जो प्रत्यक्षदर्शी आदमी होते हैं जो आंखों से देख रहे होते हैं उस घटना को, उनसे बात पूछता है, वो उनके कथन लेता है। वो उन कथनों को कहते हैं रिपोर्टर। जहां घटना की रिपोर्ट दे रहा है चैनल को, वहां जो घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं उन लोगों के कथन सुनवाएगा वो, कि हाँ मैंने देखा था, इधर से जा रहा था, इधर से ट्रैक्टर आया, यूं हुआ यूं हुआ। तो वो सारी बातें वो तो उसके माध्यम से बताता है। तो उसके जो कथन है, जो आंखों से देख रहा है उसके कथन, उसको बोलते हैं बाइट। समझ गए?
एंकर बाइट उसको बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ऐसे ही बोलने से खबर में इतनी सत्यता नहीं आती, लेकिन जिसने आंखों से देखी है वो बोलकर बता देगा तो हमें उस खबर पर ज्यादा विश्वास हो जाएगा। तो एंकर बाइट क्या काम करती है, एंकर बाइट यानी जो दर्शक प्रत्यक्षदर्शी है, देखने वाले, उनका कथन, बाइट का मतलब कथन, तो उनका बाइट क्या काम करता है, खबरों में विश्वसनीयता ला देता है। ठीक है, तो एंकर बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है। इसके तहत प्रत्यक्षदर्शी लोगों के कथन सुनाकर या दिखाकर खबर की पुष्टि की जाती है और खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अब है लाइव। इसमें मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओपी बैन के जरिए घटना के बारे में सीधा प्रसारण द्वारा दृश्य दिखाकर बताए जाते हैं, बताता रहता है वो। उनका एक कोई ओपी बैन बोलते हैं जिस पर उनके सारे कैमरा वगैरह सब सेट होते हैं, तो वो वहां से लाइव दिखाता रहता है। ठीक है, उसको लाइव बोलते हैं। फिर है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। तो ये इतने चरण थे, मैं बोर्ड पर लिख करके एक बार और रिपीट कर देता हूं। अब इनके आधार पर देख लो, ये वो चरण है जिनसे होकर के टेलीविजन की खबर तैयार होती है। टेलीविजन में खबरें कैसे आती है, इन चरणों से होकर के पूरी तैयार होती है। कैसे, पहला है फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज। जब भी कोई कार्यक्रम हो रहा होता है या समाचार पहले वाले चल रहे होते हैं, उनके बीच में कोई ताजा घटना हो जाती है, तो वो घटना एकदम से बड़े बड़े अक्षरों में मुख्य बात फ्लैश के रूप में दिखा दी जाती है। ठीक है, फिर है ड्राई एंकर, और वो फ्लैश चलता रहता है, वो खबरें वो बोल बोल के बताता रहता है। जब तक तस्वीरें नहीं आ जाए घटनास्थल की, तब तक वो जो एंकर होता है वो मुंह से बोल बोल करके खबरों की जानकारी देता रहता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई एंकर। ये याद कैसे रहेगा, ड्राई मतलब सूखी, यानी बिना फोटो के, है ना, तो ड्राई एंकर। अब है एंकर विजुअल। अब अगर उसके पास तस्वीरें आ जाती है, वो रिपोर्टर भेज देता है, तो वो खबरें बोलता रहता है पिक्चर के साथ, घटना के दृश्यों के साथ, तो उसको विजुअल बोलते हैं। ठीक है, और फिर है एंकर बाइट। इसका मतलब होता है घटना स्थल पर किसी ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, तो उस आदमी से वो बात करवाता है रिपोर्टर। ठीक है, उसका जो कथन है, बाइट का मतलब कथन, प्रत्यक्ष दृश्यों का जो कथन है वो सुनाया जाता है टीवी पर कि हाँ मैंने देखा था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इससे क्या हो जाएगा, खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, खबरों पर लोग विश्वास करेंगे, है ना, ये जरूरी हिस्सा है ये। ठीक है, फिर है लाइव। तो उनका एक ओपी बैन होती है, उस पर कैमरा वगैरह सब होते हैं, तो वो लाइव दिखाते रहते हैं, लगातार चलती रहती है वो। ठीक है, फिर है एंकर पैकेज। ये एक साथ सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए पूरी खबर को दिखा दिया जाता है। तो यूं करके टेलीविजन की खबरें तैयार होती है। समझ गए? अब लिखना शुरू कर दो। 2% बोले, मैंने 2 लिखवा दूंगा।